जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिश्रा एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, हमारी महत्वपूर्ण श्रृंखला महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति का अगला भाग 3 आपके सामने प्रस्तुत है। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं मुख्य तौर पर पवनार आश्रम, भूदान आंदोलन और इसके बाद दोस्तों हमारी चर्चा होगी आनंद वन को लेकर के, और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो आइए दोस्तों हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ कि भाई हम इसे याद कैसे रखें कि पवनार आश्रम, प्रश्न है आपका, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की, पहली बात। दूसरी बात, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है या संस्थापक कौन है ना, या इसे प्रारंभ किसने किया, ऐसे करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि भाई याद रखने का तरीका, तो दोनों का आंसर एक ही है दोस्तों, विनोबा भावे। दोनों जो प्रश्न है हमारे, चाहे वह पूछा जाए पवनार आश्रम की स्थापना किसने की या फिर भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, ठीक है, इसकी नींव किसने रखी, इस आंदोलन को प्रारंभ किसने किया, तो इन दोनों के आंसर है विनोबा भावे। अब याद रखने का तरीका है दोस्तों भूदान। यदि हम बात करें भूदान की, तो ये हमारे तरीके हैं याद रखने के, है ना। आप इसका शाब्दिक अर्थ मत समझ जाइएगा कि बस आप लिखना उसे भी चालू कर दें, ये दरअसल में ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो भाई अगर कोई भूमि दान में, अब यदि कोई भूमि आप सपोज करिए यदि आप भूमि दान में दे रहे हैं किसी को, तो भाई अब कोई चीज़ यदि हम दान में दे रहे हैं तो हम उसका क्या रेट लेंगे, तो मतलब कोई भाव नहीं, बिना भाव के, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप सब्जी लेने यदि जाते हैं या मान लीजिए आप किसी भी काम के लिए जाते हैं और अगर सामने वाला आपको दान में दे रहा है वो चीज़, तो वो उसका क्या भाव लेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो भाई क्या हुआ कि भूदान तो बिना भाव के, भूदान कैसे हुई, बिना भाव के, तो बिना भाव से हमारा क्या निकल कर क्या है, विनोबा भावे, बिना भाव के। और अब इसी जो आपको दान में भूमि मिली हुई है, इसमें आपने क्या बना लिया, आश्रम बना लिया। अच्छा, तो ये हमारे याद रखने के तरीके हो गए। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि दरअसल में ये पवनार आश्रम कहाँ पर है, ठीक है, क्यों की गई इसकी स्थापना, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। साथ ही साथ में दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं किसकी, भूदान आंदोलन की। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पवनार आश्रम की यदि बात करें दोस्तों, तो देखें आप कि भाई पवनार आश्रम के विषय में एक प्रश्न पूछा जाता है कि पवनार आश्रम कहाँ पर है। तो पवनार आश्रम दोस्तों दरअसल में है कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया कि पवनार आश्रम कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यदि हम उसके थोड़ा और गहराई में चलें, थोड़ा और हम डेप्थ में जाकर के यदि वर्क करें, तो प्रश्न है कि भाई कब की गई इसकी स्थापना, तो 1934 में की गई, 1934 में, ठीक है। यह धाम नदी के तट पर वर्धा जिले में है दोस्तों, कौन, पवनार आश्रम। तो हमने क्या कहा कि भाई महाराष्ट्र में विनोबा भावे जी ने 1934 में, 1934 में वर्धा जिले में धाम नदी के तट पर एक आश्रम की स्थापना की, जिसे क्या कहा गया, पवनार आश्रम। दरअसल में दोस्तों देखिए, यह जो है पवनार क्षेत्र, ये एक ऐतिहासिक गांव है पवनार, जो राजा पवन, राजपूताना राजा थे पवन, उनके नाम पर रखा गया था पवनार, ठीक है। हालांकि वह सब महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। अगला जो फैक्ट महत्वपूर्ण है दोस्तों, गांधी कुटी, ये आप जरूर नोट करिएगा, क्या, गांधी कुटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी कुटी जो है यह भी यहीं पर ही है, कहाँ, उसी ऐतिहासिक पवनार ग्राम में, वर्धा जिले के अंतर्गत। अच्छा दोस्तों, अब बात आती है कि भाई इसके उद्देश्य की, कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि इस आश्रम को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। ये एक महत्वपूर्ण जो है प्रश्न हो सकता है। भाई आपके जिज्ञासा, यदि आप जिज्ञासु हैं तो निश्चित तौर पे जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि भाई क्या कारण है ना। वैसे भी देखिए, एक शिक्षक होने के नाते मेरा तो मानना है कि विद्यार्थी के मन की जो है जिज्ञासा की गहराई और समुद्र की गहराई बोथ आर इक्वल, यानी गहराई होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कहाँ तक जाना है ये एक मार्गदर्शक ही बता सकता है। तो देखिए, उद्देश्य की यदि हम बात करें दोस्तों, तो उद्देश्य महत्वपूर्ण है। उद्देश्य है आश्रम को ऐसी महिलाओं के लिए स्थापित किया गया जो मीराबाई, किसकी तरह, मीराबाई की तरह स्वयं को साध्वी जीवन में रखना चाहती थीं। यानी कि ऐसी महिलाएं दोस्तों, जो सबसे पहली बात तो ये कि भाई किसके लिए स्थापित किया गया यह आश्रम, तो महिलाओं के लिए। और कैसी महिलाओं के लिए, तो ऐसी महिलाओं के लिए स्थापित किया गया या समर्पित था यह आश्रम जो मीराबाई की तरह स्वयं को साध्वी जीवन में रखना चाहती थी। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, है ना, ठीक है। अब इसके बाद बात की जाए दोस्तों, इस आश्रम का एक उपनाम भी है, यानी पवनार आश्रम का उपनाम ब्रह्म विद्या मंदिर। क्या है दोस्तों, ब्रह्म विद्या मंदिर। अब देखिए, इसके पीछे की भी एक जो है रोचक कहानी है कि यह नाम किसने दिया। ये एक ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि ब्रह्म विद्या मंदिर नाम जो है, इसका उपनाम यह किसने रखा। तो दोस्तों चूंकि यह आश्रम जो है समर्पित था किसको, महिलाओं को, तो इन्हीं महिलाओं के द्वारा ही इसे ब्रह्म विद्या मंदिर कहकर भी पुकारा गया। अब इस सबसे ज्यादा अहम एक और मुद्दा है दोस्तों, ठीक है। हालांकि हमने अपनी एक सीरीज लाई हुई थी समाधि स्थल की, पर वहां पर इनकी चर्चा नहीं हुई है। यह प्रश्न है कि भाई विनोबा भावे जी का समाधि स्थल कहाँ पर है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि विनोबा भावे जी का समाधि स्थल भी कहाँ पर है, तो इसी पवनार आश्रम में ही है। इसी पवनार आश्रम में ही एक
कुटी है, एक छोटा सा कमरा है, वहां पर जो है इनका समाधि स्थल है। ठीक है, तो आप इसे नोट करके रखिएगा, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा पवनार आश्रम। अब दोस्तों हमारी चर्चा होनी चाहिए किसके बारे में, विनोबा भावे जी के बारे में। लेकिन हम पहले चर्चा करते हैं भूदान आंदोलन की, और फिर उसके बाद हम दोनों के जो प्रमुख हैं, है ना, जो प्रवर्तक हैं जिन्होंने स्थापना की इस आश्रम की, और उनके विषय में हम थोड़ा गहराई से जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, भूदान आंदोलन की यदि चर्चा की जाए तो जैसा कि हमने याद रखने के तरीके में भी देखा कि भूदान, असल में भूदान आंदोलन वही था। देखिए, इसके विषय में कहा जाता है दोस्तों कि यह एक, दरअसल में भूदान आंदोलन में दोस्तों हुआ ये था कि यह एक ऐसा मुद्दा था, है ना। हुआ ये कि जैसे ही हमें आज़ादी मिलती है, हम सबसे पहले इस वर्ष की बात करते हैं, 18 अप्रैल 1951, 1951 वह वर्ष है जब इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अब बात ये आती है कि 1951 कौन सा सन है, तो 1951 दोस्तों 1947 के बाद का सन है। ठीक है, 1947 के बाद का। देखिए 1947 में दोस्तों होता क्या है, मिल जाती है स्वतंत्रता भारत को, और भारत स्वतंत्र हो चुका है। अब जैसे ही भारत को आज़ादी मिल जाती है दोस्तों, तो होता ये है कि जितने भी उस समय के प्रमुख, जो भी समाज सेवी थे या जो भी मान लीजिए आप राजनेता वगैरह थे, इन लोगों ने अपने आप को एक मुक्त समझ लिया कि भाई चलें, अब हमने आज़ादी दिला दी, हमारा यहाँ से जो है पूरा धर्म, अपना जो भी काम है ये कंप्लीट हुआ, पूर्ण हुआ। लेकिन दोस्तों होता क्या है, इन्हीं में से एक व्यक्ति हैं विनोबा भावे। ठीक है, ये दरअसल में उस समय पे दक्षिण की यात्रा पे थे। कुछ आवश्यक कार्य आ जाने के कारण ये साउथ की ओर गए, और वह आवश्यक कार्य क्या था दोस्तों, तो देखिए साउथ के यानी कि दक्षिण के क्षेत्र के, और मुख्य तौर पर आंध्र प्रदेश के, हालांकि यहाँ पर तेलंगाना इसका आंसर है, लेकिन आंध्र प्रदेश का ही एक क्षेत्र। अब तेलंगाना जो है स्वतंत्र राज्य है, लेकिन तत्कालीन समय पे क्या था, तो आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र था तेलंगाना। तो तेलंगाना के दोस्तों या आंध्र प्रदेश के कुछ जो महत्वपूर्ण ये कहें कि जनजाति वर्ग थे, है ना, कुछ ऐसे लोग जो भूमि विहीन थे, भूमि नहीं थी उनके पास, और अब उन्हें अपने जो है जीविकोपार्जन के लिए उनके पास कोई साधन वगैरह नहीं था, है ना। तो उस समय पे उन्होंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने इनके सामने जो है किससे, विनोबा भावे जी से एक अनुग्रह किया कि यदि आप इस ओर कुछ कर सकें, है ना, एक रिक्वेस्ट की। तो विनोबा भावे जी के जो है मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों ना ऐसा किया जाए, है ना, और यही उसके पीछे का उद्देश्य है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि भाई जो जिनके पास भूस्वामी हैं, जिनके पास बहुत सारी भूमि है, उनसे हम भूमि दान में लेते हैं, भूदान, उनसे हम भूमि दान में लेते हैं, जो कहाँ पर है, अर्श पर हैं, हम उनसे दान में लेते हैं, और जो फर्श पर हैं दोस्तों, उन्हें भी हम क्या करते हैं, एक मध्यस्थ बीच की ओर लेकर के आते हैं, ताकि इनका भी जीविकोपार्जन होने लगे। अर्थात जो जिनके पास भूमि है उनसे भूमि दान में लेंगे, और जो भूमि विहीन है, जिनके पास भूमि नहीं है, जीविकोपार्जन का कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों देखिए उस समय पर उद्योग धंधे भी बहुत ज़्यादा प्रबल या उतनी जो है संख्या में नहीं थे उतना, है ना। तो इनके पास अब भाई कुछ तो चाहिए था। तो मुख्य तौर पर कृषि प्रधान देश होने के नाते, है ना, लोगों का ज़्यादा रुझान किस ओर था, तो कृषि की ओर था। अब कृषि के लिए दोस्तों क्या चाहिए, भूमि चाहिए। तो भूमि के चलते इन्होंने क्या काम किया, भूदान देने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट की, और इन्होंने एक टारगेट रखा था दोस्तों कि कम से कम हम कितनी भूमि दान में लेंगे, तो भाई 5 करोड़ एकड़ जमीन, आप नोट रखिएगा, है ना, ये मेंशन नहीं किया गया है, 5 करोड़ एकड़ जमीन। अच्छा, अब इसके बाद दोस्तों ये तो थी इसके भूदान आंदोलन क्या है इसके विषय में, है ना। तो इसका उद्देश्य है पूरे देश का उद्धार करना, इनका उद्देश्य था, और इन्होंने टारगेट बना के रखा हुआ था कि भाई कितनी भूमि, तो नोट कर लीजिएगा 5 करोड़ एकड़ भूमि जो है दान में लेने का इन्होंने एक उद्देश्य रखा हुआ था। तो इसी कड़ी में दोस्तों होता यह है कि वो जहां पर थे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र में, वहीं का एक क्षेत्र, वहीं की एक जगह है पोचमपल्ली। तो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली में दोस्तों वहाँ के एक भूस्वामी हुए रामचंद्र, भूस्वामी का नाम आप नोट रखिएगा, रामचंद्र रेड्डी। रामचंद्र रेड्डी जो है, देखिए याद रखने का तरीका कितना आसान, रेड्डी, रेड्डी का मतलब क्या होता है, तैयार होना, ठीक है। तो बोले रामचंद्र रेड्डी जो है वो भूस्वामी हुए, जिन्होंने सबसे पहले भूदान दी। तो यह भूदान इन्हें कब मिला, 18 अप्रैल को। देखिए ये एक प्रश्न है कि विनोबा भावे जी को भूदान आंदोलन के तहत या अंतर्गत सबसे पहले भूदान किस व्यक्ति ने दिया, तो रामचंद्र हो गए आपके रेड्डी, है ना, सबसे पहले रेड्डी हुए, और किस क्षेत्र से थे, तो पोचमपल्ली तेलंगाना। और इसके बाद दोस्तों देखिए होता क्या है, अच्छा ये डेट जरूर 18 अप्रैल 1951, है ना। इसके बाद दोस्तों होता यह है कि एक प्रश्न हमारा ये बनता है विनोबा भावे जी को लेकर के, कि विनोबा भावे जी के विषय में जो डेप्थ में अगर हम थोड़ा सा जाएं, उनकी गहराई में जाकर के चर्चा करें, ये तो हुआ हमारा भूदान और पवनार के बारे में। तो विनोबा भावे का बनता है दोस्तों एक प्रश्न, वो ये है कि भाई इन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे। पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा प्रश्न बनता है दोस्तों इनके नाम को लेकर के,
कि इनका बचपन का या इनका मूल नाम क्या है, तो ये आप नोट रखिएगा। विनोबा भावे दोस्तों, दरअसल में इनका जो बचपन का नाम या इनका मूल नाम था वह था विनायक नरहरि भावे, विनायक नरहरि भावे। अच्छा, इनका जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ था राजगढ़ महाराष्ट्र में 11 सितंबर 1895 के दिन, 11 सितंबर 1895 को राजगढ़ महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। इनका नाम था विनायक नरहरि भावे। अच्छा, फिर बात ये आती है दोस्तों कि आगे चल करके इनके बारे में क्या कैसा था। तो देखिए, अब जो डेप्थ में बातें हैं और ज़्यादा गहराई में, वो तो इतिहास के पन्नों में होगी, है ना, वह इतिहास की श्रृंखला में होगी। अभी फिलहाल क्या क्या काम का है, तो देखें अभी वर्तमान में काम का है कि इनके कुछ उपनाम। तो दोस्तों, इनका उपनाम है भारत का राष्ट्रीय अध्यापक इन्हें कहा गया, गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी इन्हें कहा जाता है, और इन्हें गांधी जी के फर्स्ट सत्याग्रही के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट सत्याग्रही। दरअसल में दोस्तों हुआ ये था कि ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है, गांधी जी को अपना एक आदर्श मानते थे कहीं ना कहीं, और हम बात करें तो उन्हीं के जो है नक्शे कदम पर चलते हुए, है ना, उन्हीं को अपना आदर्श मान करके इन्होंने क्या काम किया था, भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था। क्योंकि गांधी जी की तो मृत्यु हो चुकी थी, है ना, गांधी जी की हत्या हुई थी उस समय पे, 1948 में हो चुकी है, 1947 में भारत आज़ाद हो चुका है, 48 में गांधी जी की हत्या हो चुकी है, और फिर 1951 का दौर, कौन, हमारे विनोबा भावे। हो सकता है अगर गांधी जी जीवित होते तो शायद विनोबा भावे जी की जगह में भूदान आंदोलन या ऐसे किसी प्रमुख आंदोलन में हम गांधी जी का नाम पढ़ रहे होते, है ना। चलिए ठीक है, हम फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे बढ़ने के इस क्रम में देखें, विनोबा भावे जी का जन्म और मृत्यु भी आप नोट कर लीजिएगा कि मृत्यु 15 नवंबर 1982 को वर्धा में हुई। इनकी मृत्यु क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने इनके उपनाम देखे। अच्छा, ये फर्स्ट सत्याग्रही क्या है इसे आप देखिएगा। तो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी गांधी जी का ये तो क्लियर हो चुका है, फर्स्ट सत्याग्रही दोस्तों। दरअसल में दोस्तों हुआ ये कि गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, और ये क्यों चलाया था इसके विषय में हम इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन दरअसल में तत्कालीन समय में 1939 का समय था, जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने एक बिना किसी सलाह, बिना किसी परामर्श, बिना किसी जानकारी के सूचना दिए उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई भारत जो है वो विश्व युद्ध में हमारा साथ दे रहा है ना, हमारी ओर से जो है विश्व युद्ध में प्रवेश कर रहा है, ये उन्होंने घोषणा कर दी। अब तत्कालीन समय में दोस्तों होता क्या है, जो भी हमारे राजनेता वगैरह थे और मुख्य तौर पर जो पार्टियां थी, है ना, राजनीतिक पार्टियों में मुख्य तौर पर कांग्रेस, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही थी मुख्य तौर पर, है ना, तो कांग्रेस वगैरह से भी उन्होंने किसी भी प्रकार का परामर्श नहीं लिया था। तो गांधी जी ने इसी के विरोध में, गांधी जी ने इसी जो है इनकी ब्रिटिशर्स की नीतियों के विरोध में जाकर के और एक आंदोलन का प्रारंभ किया। और वह आंदोलन कौन सा था, तो वह आंदोलन था व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। और इस आंदोलन के अंतर्गत दोस्तों होता यह था कि महात्मा गांधी जी द्वारा चयनित व्यक्ति होते थे, वो जाकर के एक जगह भाषण देते थे, ठीक है, इसी के विरुद्ध भाषण दिया करते थे। और यह भाषण देने के पहले वहाँ के जो भी स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट वगैरह होते थे उन्हें पहले सूचित कर देते थे, और निश्चित तौर पर इसके बाद उन्हें जेल में जो है कारावास में भेज दिया जाता था। तो ऐसे प्रथम कौन हुए सत्याग्रही गांधी जी के, तो फर्स्ट सत्याग्रही हुए विनोबा भावे। दूसरे कौन थे दोस्तों, तो दूसरे थे नेहरू। ये आप नोट रख लीजिएगा, हालांकि इतिहास के पन्नों में इनका अध्ययन होगा निश्चित तौर पे। फिर दोस्तों हम बात करते हैं, एक और महत्वपूर्ण पहलू है इन्हीं से जुड़ा हुआ एक और, कि भाई इमरजेंसी दोस्तों किसके समय पर लगी आपको पता है ना, नहीं पता तो थोड़ी सी स्थिति गंभीर है, पढ़िए, थोड़ा सा डेप्थ में वर्क कीजिए। अच्छा, इमरजेंसी की यदि बात करें दोस्तों तो इंदिरा सरकार के दौरान, इंदिरा गांधी सरकार के दौरान 1975, 76, 77 का ये वो दौर है जब इमरजेंसी लगा दी गई थी, आपातकाल लगा दिया गया था। और उसी समय पे आपातकाल को लेकर के, इनकी इमरजेंसी को लेकर के विनोबा भावे जी ने एक जो है कमेंट किया था। उन्होंने इनकी इमरजेंसी को अनुशासन पर्व कहा था, और यह विवादों में आ गए थे उसके बाद, है ना। तो ये एक प्रश्न पूछा जाता है कि इमरजेंसी, इंदिरा सरकार की इमरजेंसी उस समय पे जो लगाई गई, इसके लिए अनुशासन पर्व किसने कहा, या इसे अनुशासन पर्व कहने वाले कौन, तो विनोबा भावे। अब इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं इनके एक नारे की, वह भी एक महत्वपूर्ण है कि विनोबा भावे जी का नारा आप नोट कर लीजिएगा, जय जगत। जय जगत इनका नारा है। विनोबा भावे जी का जो नारा है दोस्तों वह है जय जगत। ऑब्वियस सी बात है, जगत का कल्याण कर रहे हैं तो जय जगत इनका नारा हो गया। ये भी हमने याद रख लिया बिना किसी, है ना, स्वार्थ के, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट थे दोस्तों जो इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद अगला और अंतिम फैक्ट है दोस्तों पुरस्कार को लेकर के। तो देखें 1958 में इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है
एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। और अवार्डों की श्रृंखला में पुरस्कार वाली जो एक सीरीज होगी इसी विविध के अंतर्गत, उसमें हम इनका उल्लेख करेंगे, इनके विषय में हम डेप्थ से समझाएंगे आपको ना। तो अभी तो फिलहाल आप नोट करें कि 1958 में जो है इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया। और बात आती है दोस्तों भारत रत्न की, तो इन्हें भारत रत्न भी दिया गया 1983 में। और मैंने कहा इनका जो है मृत्यु की जो उम्र है, सॉरी मतलब जो ईयर है, आप उसे नोट रख लीजिए। देखिए 1982 में इनकी मृत्यु हो जाती है वर्धा में, और 1983 में इन्हें भारत रत्न दिया जाता है। इसका मतलब इन्हें भारत रत्न कैसा दिया गया? मरणोपरांत। तो विनोबा भावे जी को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की कि भाई आनंद वन के विषय में हम पढ़ते हैं। उसके पहले दोस्तों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों आनंद वन की। आनंद वन के विषय में यदि हम चर्चा करें दोस्तों, तो आनंद वन जो है, प्रश्न पूछा जाएगा कि आनंद वन के संस्थापक कौन है। तो आनंद वन का नाम जब भी आए तो आप याद रखिएगा बाबा आमटे। बाबा आमटे बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं ना, हमारे एक प्रमुख समाज सेवी और एक पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा जो है वर्क करने वाले व्यक्ति। तो चलिए ठीक है, हम इनके विषय में देखते हैं दोस्तों। आनंद वन के विषय में दोस्तों सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि आनंद वन को स्थापित करने का जो है उद्देश्य क्या था। सबसे पहले तो हम इसे समझें। और प्रश्न यह है कि आनंद वन ये कहाँ पर है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कहाँ है दोस्तों? तो आनंद वन है चंद्रपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अब देखिए बात को, पहले हम याद रखते हैं कि भाई आनंद वन के बाबा आमटे हैं, हम ये कैसे याद रखें। तो दोस्तों वनों में ही आनंद मिलता है किसको? बाबा बैरागियों को। जितने बाबा वगैरह होते हैं इन्हें सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ पर आएगा? आप इन्हें घर वर में रखो, महलों में रखो, इन्हें आनंद नहीं मिलेगा। बाबाओं को जो है आनंद मिलता है कहाँ पर? वनों में। तो हमने याद रखा आनंद वन से संबंधित व्यक्ति कौन? बाबा आमटे। ठीक है। अच्छा, अगली बात दोस्तों कहाँ पर है आनंद वन? तो ये है चंद्रपुर महाराष्ट्र में। चंद्रपुर महाराष्ट्र में। इसके बाद उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो देखिए समाज से परित्यक्त लोगों और कुष्ठ रोगियों के लिए बाबा आमटे जी ने जो है ऐसे अनेकों आश्रमों और समुदायों की स्थापना की। ठीक है, क्योंकि समाज से परित्यक्त लोगों, परित्यक्त मतलब क्या? त्यागे हुए लोगों और कुष्ठ रोगियों के लिए, जो एक रोग होता है कुष्ठ रोग, उनके लिए इन्होंने की। ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसके पीछे की कुछ चर्चा ऐसी थी कि जब बात की जाए बाबा आमटे जी की, तो बाबा आमटे जी का सबसे पहले तो इनका पूरा नाम यदि हम देख लें तो इनका नाम है डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे। डॉक्टर मुरलीधर देवीदास आमटे। इनका जन्म हुआ है दोस्तों 26 दिसंबर 1914 को, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु हुई है 9 फरवरी 2008 को। आप याद रखिएगा इनका जो है, यदि हम बात करें जन्म की, तो जन्म इनका हुआ दोस्तों 1914 में, 1914 में। ठीक है। और 1914 के दौरान दोस्तों जब इनका जन्म हुआ तो इनके जो पिताजी थे वो एक ज़मींदार थे, निकट इसी चंद्रपुर के निकट के ही, वो मतलब महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही वो एक ज़मींदार थे। और ज़मींदार थे का मतलब आप समझिएगा 1914 की बात चल रही है दोस्तों, 1947 के बहुत पहले की है ना। उस समय पे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत वो एक पद पर थे, ज़मींदार थे एक क्षेत्र के पूरे। तो दरअसल में मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ही ऐसो आराम वाली ज़िंदगी में थे। कौन? बाबा आमटे। ठीक है, बाबा आमटे तो बाद में हुए, मुरलीधर देवीदास आमटे बहुत ही ऐसो आराम वाली ज़िंदगी में थे। कहने का तात्पर्य यह है, उनके विषय में कहा जाता है कि वो सोने की पालकी में सोते थे, चांदी के चम्मचों से खाना खाते थे। ठीक है। और उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्पीड में कार वगैरह चलाने का शौक था। अब 1914 के दौर में कार चलाने वाला व्यक्ति है ना। और साथ ही दोस्तों हॉलीवुड मूवी वगैरह देखने का उन्हें शौक था। तो ये सब उनके शौक हुआ करते थे। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये कैसे बाबा आमटे बने उसके विषय में हम समझते हैं दोस्तों। तो ये गहराई से हम इसका अध्ययन करेंगे अपने वही जो व्यक्तित्व की जब श्रृंखला चलेगी दोस्तों उसमें। फिलहाल हम ये देखते हैं कि दरअसल में हुआ ये था कि एक दिन यूं ही बाबा आमटे जो हैं हमारे, वो अपने घर के लिए राह से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा, गुजरते हुए उन्होंने पाया कि भाई पास में ही एक चौराहे पास एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कि कुष्ठ रोग से ग्रसित है। ठीक है। पानी गिर रहा है, पानी बरसात होने लगी और पानी गिर रहा है और उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति वहाँ पर पड़ा हुआ है। अंत में दोस्तों उन्होंने ऐसे ही परित्यक्त और कुष्ठ रोगियों को लेकर के वो अपने घर आ गए। ठीक है। अब इसके बाद इनका होता है दोस्तों अशोक की तरह हृदय परिवर्तन। इनके मन में विचार आते हैं। दरअसल में विचार आने का कारण भी था क्योंकि ये उस समय तक, ठीक है, प्रारंभ में तो ठीक है इनके भाई जीवन में बहुत ही ज़्यादा विलासतापूर्ण जीवन था कहीं ना कहीं, लेकिन आगे चल करके दोस्तों होता क्या है, आगे चल करके वो दो व्यक्तियों से, महात्मा गांधी और विनोबा भावे जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और उसके पहले दोस्तों वो राजगुरु से प्रभावित थे, यानी कि राजगुरु की जो मृत्यु हुई, जो फांसी दी गई उन्हें, उसके पहले तक वो राजगुरु से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उसके बाद दोस्तों उनका कुछ ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि महात्मा गांधी और विनोबा भावे जी के विषय में जब उन्होंने सुना, ठीक है, उनको पढ़ा, अध्ययन किया उनके बारे में, तो फिर वो इन्हीं के भावों में चलने लगे। और इसी क्रम में दोस्तों उनके मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसे परित्यक्त लोगों के लिए मैं कुछ करूँ।
ठीक है। और इसी क्रम में दोस्तों उन्होंने आनंद वन की स्थापना की। कहाँ पर की? तो बाबा आमटे ने महाराष्ट्र में की। अब दोस्तों क्या इन्होंने सिर्फ यही कार्य किया? नहीं, इसके अलावा दोस्तों और भी अन्य सामाजिक कार्य थे, पर्यावरण वाले कार्य थे, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण के लिए इन्होंने कार्य किया, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए इन्होंने कार्य किया। तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण और नर्मदा बचाओ आंदोलन ये दोनों आप पर्यावरण सेक्शन में भी कवर करेंगे। साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों मध्य प्रदेश का जब आप जनरल नॉलेज पढ़ेंगे तब भी आप उसका अध्ययन करेंगे। बात की जाए दोस्तों यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो है भारत जोड़ो आंदोलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसे आप इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन भारत जोड़ो आंदोलन का अध्ययन आप मुश्किल है कि कहीं पर मिले इसका जिक्र या इसका उल्लेख। तो देखिए यहाँ पर भारत जोड़ो आंदोलन क्या था उसकी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दरअसल में भारत जोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पीछे का जो इनका उद्देश्य था वो था, देखें जोड़ो से हम याद रख लेंगे, जोड़ो मतलब एकता, देश में एकता का प्रचार प्रसार करना, देश की एकता के लिए इन्होंने कार्य किया। साथ ही साथ में है ना, मतलब एक क्या कर रहे थे, एक मैसेज दे रहे थे देश की एकता के लिए और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए। और इसी क्रम में दोस्तों उन्होंने 2 दफा भारत जोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया, चलाया 2 बार। पहली बार कहां पर दोस्तों? तो 1985 में और दूसरी बार 1988 में। 1985 की यदि हम बात करें दोस्तों तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से यानी उत्तर से दक्षिण तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और दूसरी बार दोस्तों असम से गुजरात तक, यानी पूर्व से पश्चिम तक इन्होंने भारत जोड़ो आंदोलन चलाया। और उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था देश की एकता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता। ठीक है। अब बात की जाए दोस्तों इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की, तो इनके जीवन साथी का नाम है दोस्तों साधना आमटे, इनके पुत्र हैं डॉक्टर प्रकाश आमटे। हालांकि कुछ और बच्चे भी थे इनके, है ना, कुछ बच्चे बच्चियां, लेकिन उनका जिक्र नहीं मिलता, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है डॉक्टर प्रकाश आमटे। फिर इसके बाद दोस्तों बात की जाए पुरस्कारों की, तो 1985 में इन्हें दिया गया है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, 1986 में दोस्तों पद्म भूषण, ठीक है, 1999 में 1999 में गांधी शांति पुरस्कार, और 2004 में दोस्तों इन्हें प्रदान किया गया है महाराष्ट्र भूषण। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 1985 रेमन मैग्सेसे अवार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसे क्या कहा जाता है? अपने एशिया का नोबेल। अब बात की जाए दोस्तों इनके पुत्र की, डॉक्टर प्रकाश आमटे की, तो दोस्तों डॉक्टर प्रकाश आमटे को भी 2008 में इनकी पत्नी के साथ, इनकी पत्नी भी डॉक्टर थी मंदाकिनी आमटे, तो उनके साथ इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2008 में प्रदान किया गया है। अब दोस्तों हम चलते हैं हमारे अंतिम पहलू की ओर, सबसे लास्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी व्यवस्थित तौर पे, आप नोट्स जरूर बनाइएगा। सबसे अंतिम है दोस्तों हमारा स्काउटिंग, और स्काउटिंग को लेकर के मैं पहले ही आपको बता दूं बहुत विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे गए हैं। यहाँ से हमें 2 ही जो है नाम याद रखने हैं। पहला कि भाई स्काउटिंग की जो शुरुआत है वैश्विक स्तर पर 1907 में किसने की? तो वह किया वेडन पावेल ने। कहाँ पर की दोस्तों? तो ये किया है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में वैश्विक स्तर पर स्काउटिंग का प्रारंभ वेडन पावेल के द्वारा किया गया। फिर दोस्तों भारत में कब किया गया स्काउटिंग का? तो 1913 में एनी बेसेंट के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस सेक्शन से। इसके बाद दोस्तों बात की जाए यदि कि क्या है स्काउटिंग, तो मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया कि भाई इसमें से बस 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी दोस्तों सुन लीजिए आप कि भाई नवयुवकों के लिए क्या है स्काउटिंग? तो नवयुवकों के लिए एक स्वयंसेवी गैर सरकारी संगठन है जो जाति वंश के भेदभाव से मुक्त है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है युवाओं के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक और आध्यात्मिक विकास में मदद करना, ये इसका उद्देश्य है। फिर भी दोस्तों मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि भाई इसमें से सिर्फ आपको 2 ही नाम याद रखने हैं, वेडन पावेल और एनी बेसेंट। की भारत में कौन स्काउटिंग का प्रारंभ करता है, कौन लेकर के आता है? तो एनी बेसेंट। और वैश्विक स्तर पर कौन प्रारंभ करता है दोस्तों? तो वेडन पावेल इंग्लैंड में। और कहां पर प्रारंभ हुआ वैश्विक स्तर पर? तो इंग्लैंड में, और भारत में 1913 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है आपके फैक्ट थे। अब इसके बाद दोस्तों हम एक बार फिर से लाइटली रिवीजन करते हैं इसका कि भाई पवनार आश्रम भूदान आंदोलन के कौन है प्रवर्तक? तो विनोबा भावे, बिना भाव के, वो आप याद रखिए। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों बात की जाए विनोबा भावे जी के विषय में, तो विनोबा भावे जी के विषय में लगभग हमने सब कुछ जाना, जिसमें महत्वपूर्ण है 1983 भारत रत्न मरणोपरांत और इनका नारा जय जगत। भूदान आंदोलन के तहत 5 करोड़ जो है एकड़ भूमि दान लेने का टारगेट किया गया था। और सबसे पहले कहां पर भूमि दान मिली? तो पोचमपल्ली क्षेत्र तेलंगाना में भूस्वामी रामचंद्र रेड्डी के द्वारा वो सबसे पहले रेडी हो गए। और इसके बाद हमारा अंतिम है आनंद वन। आनंद वन की यदि बात करें दोस्तों तो बाबा बैरागियों को वनों में आनंद की प्राप्ति होती है, तो हमने उसे भी याद रख लिया दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो है अंतिम पड़ाव आ चुका है, जानने की घड़ी आ चुकी है दोस्तों। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मुलाकात होगी दोस्तों अगली वीडियो में। अगली वीडियो जल्द ही आपके सामने होगी, संभावना है विविध सेक्शन से ही होगी। और बहुत जल्द दोस्तों जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, उसकी भी सीरीज का एक आध लेक्चर और आपको देखने मिलेगा। तो दोस्तों मुलाकात अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।